दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर जवाहर द हिस्ट्री लाइव यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सम्राट अशोका की। सम्राट अशोका की 2325वीं जयंती के उपलक्ष्य में सभी भारतवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, सम्राट अशोका को हम विभिन्न नामों से जानते हैं। सम्राट अशोक का मतलब क्या होता है? सम्राट मीन्स सुल्तान, सम्राट मीन्स राजा, महाराजा, सुल्तान नहीं है। अशोक का अर्थ होता है शोक रहित, दुख रहित, पेनलेस। किसी प्रकार का दुख नहीं है, शोक नहीं है, संतप्त नहीं है, परेशान नहीं है। अब हम सम्राट अशोका के जीवन चरित्र की बात करते हैं। तो सम्राट अशोका के जीवन चरित्र की बात करते तो विभिन्न प्रकार के हमें उनके कार्य देखने को मिलते हैं। तो मैं भारतीय संविधान की प्रियम्बल पढ़ूंगा, उसमें जो सम्राट अशोका ने काम किए हैं वो सारे कार्य उसमें आ जाते हैं। सम्राट अशोका ने जो काम के सारे जो कार्य हैं उसमें आए थे भारतीय संविधान प्रियम्बल में। डॉक्टर अम्बेडकर ने बखूबी से उसका एनालिसिस किया है और भारतीय संविधान में लिख दिया है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बनता को बढ़ाने के लिए आज हम दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस संपूर्ण संविधान को छोटी सी प्रियम्बल में समेट कर रखा है। ये बड़ी मानता है डॉक्टर अम्बेडकर की। तो सम्राट अशोका का जो क्षेत्र है भारत में तो है ही, लेकिन भारत से बाहर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और तिब्बत तमाम जगह उनके अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं। जब हम उनके कृतित्व व्यक्तित्व की बात करते हैं तो उनके साक्ष्यों की, एविडेंसों की बात करेंगे तो 3 प्रकार के एविडेंस हमें मिलते हैं। साहित्य स्रोत, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, अशोकावदान, ये साहित्य स्रोत हो गए। इसके बाद फिर यात्रियों के वृत्तांतों की बात करेंगे तो वेन्सांग बहुत कुछ लिखता है, अलेक्जेंडर कनिंघम लिखता है, जॉन मार्शल लिखता है और 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति ने सम्राट अशोका के अभिलेखों को अच्छे तरीके से पढ़ा और पढ़ने के बाद भारत के लोगों को ये बता दिया कि कोई महान सम्राट रहा है, कोई मौर्य वंश रहा है जिसने संपूर्ण भारतवर्ष के अलावा अन्य देशों में भी अपना आधिपत्य अधिकार जमाया है। दोस्तों, तो सम्राट अशोका के कितने नाम हैं ध्यान से सुनना। धम्मरक्षित यानी धम्म की रक्षा करने वाला, धम्मराज का, धम्म पर राज करने वाला, धम्मराज का, धम्मराग, धम्म की आज्ञा मानने वाला, चक्रवर्ती सम्राट, राजज्ञ श्रेष्ठ, मगधराज, देवानाम प्रियदर्शी, भूपति, मौर्य राजा, धम्माशोक, अशोकवर्धन, प्रज्ञापिता, धर्मनायक, अशोक महान, तमाम प्रकार की हमें उनके लिए उपाधियां मिलती हैं।
दोस्तों, सम्राट अशोका का मैं शॉर्ट में परिचय बता दूं। इनके पिता का नाम बिंदुसार था। सम्राट अशोका को मानवतावादी, राष्ट्रनायक, जनमानस के नेता भी कहा जाता है। इनका कार्यकाल 268 से 232 ईसा पूर्व रहा है। विशाल क्षेत्र का स्वामी हैं। जब कलिंग पर आक्रमण किया 261 ईसा पूर्व में, तो अपार जनधन की हानि हुई। उस समय सम्राट अशोका को चंडाशोक कहा जाता था। लेकिन इतनी भीषण मौतों को देख करके, हाहाकार को देख करके उसका मन एकदम परिवर्तित कैसे हो गया। युद्ध घोष को त्याग करके धम्म घोष में कैसे चला गया। ये बात मायने रखती है कि जिस व्यक्ति ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी होगी, ऐसा हमें साक्ष्य मिलता है, लेकिन उसका एकदम मन कैसे परिवर्तित हो गया, पश्चाताप करने लगा और बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेता है। उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु से दीक्षा ले लेता है और कहता है कि मुझे भी अब आजीवन बुद्ध की जो वाणी है, विचार है, आदर्श है, उनका मुझे प्रचार प्रसार करना है। दोस्तों, तो हम उनके पुरातात्विक स्रोतों की बात करते हैं तो 33 प्रकार के अभिलेख हमें मिलते हैं। 33 अभिलेख मिलते हैं। रुद्रदामन का अभिलेख है, सारूमारू का मध्य प्रदेश में अभिलेख है, उत्खनन है, और सोपारा अभिलेख है मुंबई में। साहित्यों की दिव्यावदान है, अशोकावादन है, दीपवंश, महावंश है। तमाम प्रकार के हमें साहित्य के स्रोत मिलते हैं, पुरातात्विक मिलते हैं। यात्रियों के वृत्तांत मैंने आपको बता ही दिया। भारत में पहली बार जो काम हुए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। राजा ने युद्ध नीति का त्याग किया। जब एक नीति को त्यागते हैं तो दूसरी नीति को हम ग्रहण करते हैं। दूसरी नीति का नाम क्या है? धम्म है। युद्ध नीति को त्याग करके धम्म नीति अपनाते हैं। धम्म घोष बन जाते हैं, धम्माशोक बन जाते हैं, धम्म आज्ञा बन जाते हैं। तमाम प्रकार की उपाधियाँ देते हैं और धम्म को प्रचार प्रसार करने के लिए संपूर्ण जीवन लगाते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति के बाद अपना सब कुछ त्याग करके बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चल देते हैं और अपने बेटा और बेटी, पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा को ये वचन देते हैं कि आपको बुद्ध के सिद्धांतों को आजीवन फॉलो करना है, उसका प्रचार प्रसार करना है और विदेश भेज देते। पहला दुनिया का एक इकलौता राजा, पहला पिता जिसने अपने बेटा और बेटी को धम्म के प्रचार प्रसार के लिए विदेश भेज दिया। और कहा जाता है अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक महेंद्र संघमित्रा लौट करके नहीं आए और उन्होंने अपना जीवन, संपूर्ण जीवन बुद्ध की फिलॉसफी को, बुद्ध की वाणी को प्रचार प्रसार करने के लिए लगाया। शायद ऐसा कोई व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला जो अपने बेटा बेटी को इस तरीके से दान करते। और बौद्ध भिक्षुओं को भारत से बाहर भेजा, यानी बौद्ध भिक्षुओं को क्या किया, कहा कि जाओ विदेश में प्रचार प्रसार करो। तब जाकर के बुद्ध की वाणी एक साइंटिफिक वाणी है, आदर्शवादी धर्म है, आदर्श लोग बनाना है हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, लोग कहते हैं। और जब बुद्ध की बात को हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, जरूरी हम बहुत अच्छे इंसान बन जाते हैं। लोगों से जुड़ने के लिए स्वयं राजा ने अभिलेख बनवाए और अभिलेखों पर अपनी राजज्ञा लिखवाई कि राजा की ये आज्ञा है, मांस नहीं खाना है, मदरा नहीं पीनी है, लोगों के साथ में छल कपट नहीं करना है, बदमाशी नहीं करनी है। इस प्रकार की राजज्ञा, इस प्रकार की शर्तें, इस प्रकार के इन्होंने अभिलेख लगवाए। राजा स्वयं धम्म का प्रचार, धम्म यात्रा करने लगा। जितने जो कुशीनारा है, सांची है और कलिंग है,
तमाम जगह की उन्होंने, सारनाथ है, लुम्बिनी है, तमाम जगह की उन्होंने यात्राएं की और वहाँ देखा लोग सचमुच बुद्ध की वाणी को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मनुष्य प्राणियों के लिए, दोनों के लिए उन्होंने अस्पताल बनवाए। यानी मनुष्यों से प्रेम था, लेकिन मनुष्यों के साथ में पुरुषों के, यानी मनुष्यों के साथ में पशुओं से भी प्रेम था। इसलिए उन्होंने मनुष्य पशुओं दोनों के लिए क्या बनवाए? अस्पताल बनवाए, चिकित्सालय बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए। जो भी पशु बीमार हो उसका इलाज करवाना है इसमें, जब से लेकर के आज तक हर जगह, हर तहसील, हर जिले में, हर प्रदेश में, हर देश में आपको मनुष्यों के अस्पताल के साथ साथ पशुओं के अस्पताल हमें देखने को मिल जाते हैं। लेखन कला की बात करते हैं, राइटिंग आर्ट की बात करते हैं, तो शिलालेख में लेखन कला का पहला प्रथम उदाहरण हमें सम्राट अशोका के मिलता है। सर्वाधिक अभिलेख सम्राट अशोका के ही हैं। अभिलेखों को स्थानीय भाषा में, जो उस समय की पाली प्राकृतिक भाषा हुआ करती थी, उस भाषा में, यानी ब्राह्मी लिपि कहते हैं या धम्म लिपि कहते हैं, उसमें भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया, स्थानीय लोकल हर व्यक्ति समझ में आ जाए। कंधार के, अफगानिस्तान के अभिलेख में, जो कंधार है वहाँ एक अभिलेख मिला है, वहाँ ग्रीक भाषा और अरामाइक भाषा दोनों लिपियों में, दोनों लिपि हैं, भाषा नहीं लिपि है, हमें देखने को मिला। इसका मतलब विदेशों तक उनकी पकड़ थी, पहुँच थी। अभिलेख महत्वपूर्ण मार्गों पर, अभिलेख किस पर? महत्वपूर्ण जो मार्ग हैं उस पर लिखवाए और उसी के साथ में व्यापारिक केंद्रों का निर्माण करवाया। सम्राट अशोका को महान ऐसे नहीं कहते, कुछ अच्छे काम के इसलिए कहते हैं। उनके चरित्र की बात करते हैं तो उत्तम चरित्र था, गुड पर्सनालिटी थी, गुड कैरेक्टर था, विशाल क्षेत्र का स्वामी, स्थापत्य का निर्माता कहा जाता है। उत्तम प्रबंध, गुड मैनेजमेंट, अभिलेखों के द्वारा हमें पता चलता है। दुनिया का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री उस समय करों का महत्व समझा, कौन कौन से कर ज़्यादा लगते हैं, कौन कौन से कम लगते हैं, उसको इक्वल करने के लिए, समान करने के लिए उन्होंने ध्यान दिया, महत्व रखा। व्यापार मार्ग जो थे, जाने वाले एक रास्ते से दूसरे रास्ते जाने पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो व्यापार मार्ग हैं, वर्तमान के नेशनल हाईवे हैं, राजमार्ग हैं, उनका प्रबंध किया। लोक कल्याणकारी रास्तों का निर्माण किया। अब हितकारी में देखिए, अस्पताल बनवाए पशु और इंसान के लिए, और सड़कों के किनारे औषधियों वाले पेड़ पौधे लगवाए, छाया वाले पेड़ पौधे लगवाए, फल वाले पेड़ पौधे लगवाए, वृक्ष लगवाए, और जो यात्री जा रहा है रोड से उसके लिए कुआं खुदवाए, सराय खुदवाए। अगर रात हो गई है तो उसको ठहरने के लिए धर्मशाला बनवाएं। यानी उसकी सोच देखो, कितनी शानदार सोच रही होगी। और कोई करप्शन, कोई भ्रष्टाचार नहीं, क्योंकि राजा स्वयं इन सारे कामों को देखता था। पुरातत्व में अशोक का योगदान है। चित्रकला के लिए पत्थरों का उपयोग किया है। चित्रकला के लिए किसका? पत्थरों का। और जो स्तूप का निर्माण करवाए सम्राट अशोका से पहले वो मिट्टी के थे, तो सम्राट अशोका ने इस बात को देखा, अगर मैं मिट्टी के स्तूप बनवाता हूँ तो लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने मिट्टी को छोड़ करके पत्थरों पर, लकड़ियों पर लिखना स्टार्ट लगाया। बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया और विकास भी करवाया। बौद्ध विहारों का निर्माण कराया। मूर्ति का प्रारंभ किया। स्तंभ निर्माण करवाया। लेखन कला का सबसे ज़्यादा विस्तार उन्हीं के समय हुआ था। धर्मशाला, कुएं, सड़क, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। इस तरीके से उन्होंने तमाम प्रकार के कार्य किए हैं। स्तूपों की बात करते हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। वो 84,000 स्तूपों में कुछ स्तूप बुद्ध विहार हैं, शिक्षा के केंद्र हैं, धर्म के केंद्र हैं। इस तरीके से दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, औदंतपुरी, तमाम प्रकार के जो स्तूप हैं
बुद्ध विहारों का निर्माण करवाया तो वहाँ विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, महाविहार भी खुलवाए थे। दुनिया के लोग यहाँ एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आते थे। चीन यात्री फाइयान और वैनसांग तो बहुत बहुत लिखते हैं। 15 वर्ष रहे भारत में उस समय, अशोका के समय, और देखा कि भारत में शिक्षा के केंद्र बहुत शानदार हैं, और उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की, और ग्रहण करने के बाद फिर अपने देश में जाकर के उसका प्रचार प्रसार किया। इसलिए चीन क्या है? बौद्धिस्ट कंट्री है। बौद्ध धर्म से संबंधित क्षेत्र, महत्वपूर्ण शहर, व्यापार केंद्र, स्तूप का निर्माण सम्राट अशोका ने ही करवाया है। निगाली सागर अभिलेख अशोक के 14वें साल में बनवाया गया। अशोक से पूर्व जो भी अभिलेख हुआ करते थे मिट्टी के होते थे, और इन्होंने पत्थर के, पक्की ईंटों के बनवाए हैं। ईंटों का निर्माण स्थापत्य कला के लिए किया गया है, और विभिन्न प्रकार के अलंकरण, वेदिकाएँ, स्तूप के चारों साइड जो वेदिकाएँ भी उन्होंने बनवाई हैं। अशोक ने सर्वप्रथम स्तूप के पास स्तंभ भी लगवाए। ये फलाना स्तूप है, और पूरी धम्मलिपि में उसको हम पढ़ सकते हैं कि ये इस स्तंभ लेख में ये लिखा है। जब लिपि की बात आती है तो सम्राट अशोका के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय सबसे पहले भले ही जेम्स प्रिंसेप को जाता है, लेकिन 21वीं सदी में मध्य प्रदेश के ईसागढ़ के रहने वाले तहसीलदार साहब मोतीलाल आलमचंद जी, जिन्होंने ये बता दिया कि सांची जो जगह है, सम्राट अशोका का जो स्तूपा है, उसकी पट्टिकाएँ उल्टी लगी हैं। इस खोज का श्रेय मोतीलाल आलमचंद जी को जाता है। सांची दानंग उन्होंने जो बुक्स लिखी है उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाती है। इसके बाद सम्राट अशोका के सही अभिलेखों को जानने के लिए प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं। ये भी सम्राट अशोका के अभिलेखों को जानने की सही इतिहास को बताने का प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र के रहने वाले विराग सोनटके प्रोफेसर सोनटके हैं। सम्राट अशोका के वास्तविक अभिलेख हैं, उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, सम्राट अशोका के जो अभिलेख हैं उनको बताने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और सम्राट की सफलता क्या है? असफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करो, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो, सुधार करो। सम्राट अशोका की सफलता का बहुत बड़ा राज है। सबसे पहले बुद्ध का जो सिद्धांत है, नैतिकता का मार्ग है। बुद्ध कहते हैं कि अन्य धर्मों में जो स्थान ईश्वर का है, वो स्थान मेरे धर्म में नैतिकता का है, मोरलिटी का है। इसलिए हमें नैतिकवान बनना है, और सम्राट अशोका के अंदर वो नैतिकता में देखने को मिली है। ये हम नहीं कह रहे, विदेशी यात्री बोल रहे हैं, इतिहासकार बोल रहे हैं, लेखक बोल रहे हैं कि सम्राट अशोका जैसा महान सम्राट आज तक पैदा नहीं हुआ। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ओदनपुरी, तमाम प्रकार के बुद्ध विहारों को हम देखते हैं, शिक्षा केंद्र को देखते हैं, तो उनके रूम क्या शानदार रहे होंगे, बनावट नगरीकरण की शानदार रही होगी। हम ये इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके का राजा रहा होगा। चरित्र की बात करते हैं, कैरेक्टर, गुड कैरेक्टर, अपना संपूर्ण जीवन धम्म के लिए लगा दिया, इसलिए हम उनको धम्माशोक बोल रहे हैं। उन्होंने अपने समय समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय की जो भावना थी लोगों में पैदा की। किसी प्रकार कोई अन्याय अत्याचार होता तो स्वयं राजा ही उसको दंड देता। लेकिन जब बुद्ध की वाणी सभी के मन में बैठ गई, ठहर गई, तो कहाँ से लोग अन्याय अत्याचार करेंगे। बुद्धिमान, बुद्धिमत्तावादी, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, डिसिप्लिन, बहुत शानदार डिसिप्लिन था उसके, उनकी स्थापत्य कला से हम देखने को मिलता है। समर्पण बहुत शानदार था, मरते दम तक बुद्ध की वाणी का प्रचार प्रसार किया। संगठित करने का संपूर्ण भारत को काम किया। दानी तो मैं बता दूं कि आपको सच में
दान की बात करते हैं तो सम्राट अशोका ने अपने बेटा बेटी को दान कर दिए। शायद ऐसे आज के ज़माने में कोई व्यक्ति मुझे तो दिखाई नहीं देता कि जीते जी अपने बेटे बेटी को दान कर दे। करुणा मैत्री की परिभाषा हमें देखने को मिलती है, अहिंसा का पालन किया है और उस समय जो भी व्यक्ति हिंसा करता है उस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, सम्राट अशोका से कुछ संबंधित बातें थी, मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।